हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है। ज्योमेट्री शब्द आया कहाँ से? तो ज्योमेट्री शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसको अगर डिवाइड करें तो एक जियो प्लस मेट्रिन दो ग्रीक शब्द से मिलके बना हुआ है। तो जियो का मतलब तो जानते होंगे अर्थ होता है और मेट्रिन का मतलब मीजर। मतलब जो प्राचीन लोग थे उन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री का यूज किया ग्रीक में। और उसका क्या मतलब, उसका यूज क्या करते थे स्टार्टिंग में? तो उन लोगों ने लैंड को मेजर करने के लिए, अर्थ मेजर मतलब क्या, लैंड को मेजर करने के लिए कुछ नियम बनाए, कुछ साइन बनाए। उसी को हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो ज्योमेट्री का मतलब तो जान लिए। अब एक क्लास में जो क्लास 9 का चैप्टर 5 है, इसमें यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है जो कि इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल दिए, कुछ डिफिनेशन दिए। तो इस क्लास में हम लोग उसी को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चीज देखिए, उन्होंने कुछ कुछ का डिफिनेशन दिया कि कैसे क्या होता है। जैसे इसको समझने के लिए जो 1 से 7 तक के जो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 7, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सॉलिड का। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जो होता है जिसका शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन होता है, एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस, दे सेपरेट वन पार्ट। अब इसको सॉलिड का एक एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे। अगर सॉलिड का एक एग्जाम्पल जाने तो क्यूब जो होता है एक सॉलिड होता है। क्यूब कैसे ड्रॉ करेंगे? एक हम क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें स्केल से ड्रॉ करने पे सब इक्वल आएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंसेस आ जा रहा है। एक क्यूब है। अब क्यूब क्या है? एक सॉलिड है। अब इस क्यूब को अगर खोले तो हमको कैसा खोले? एक एक पार्ट को अगर खोल दे, मतलब क्यूब जैसे एक मैच बॉक्स, मतलब माचिस को अगर खोलेंगे तो कैसा होगा? तो अगर क्यूब है, माचिस तो क्यूबाइड होता है। और जो लूडो का जो पॉइंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो क्यूब होता है। तो अगर इसको खोले तो एक तो ऐसे आएगा, सबसे नीचे वाला सरफेस ये आएगा। फिर ये साइड वाला सरफेस, मतलब इधर वाला साइड जो इसके ऊपर रहेगा वो सरफेस ये आएगा। फिर इसके साइड में जो रहेगा वो वाला ये सरफेस आएगा। फिर मतलब कि अगर एक क्यूब क्यूब या क्यूबाइड को खोले तो इस तरह से देखो, क्यूब में भी लूडो का जो छक्का होता है उसमें कितना होता है? 6 फेसेज होता है। तो इसमें भी देखो तो अब इसको खोल करके, इसका ओपन फॉर्म है क्यूब का, इसको खोले में तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस है। मतलब क्यूब को खोलने पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें देख रहे हैं क्यूब क्या कहता है कि क्यूब का जैसे कोई भी सॉलिड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब सॉलिड है। तो क्यूब का जो सॉलिड का जो बाउंड्रीज होता है उसको सरफेस कहते हैं। बाउंड्रीज मतलब इसको जो चारों तरफ से घेर रखा है, इसको क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे। जैसे ये क्या हो गया, ये एक तरफ से घेरा हुआ था, ये भी नीचे से था, ये इधर साइड से था, ये ऊपर वाला इधर साइड से था, ये यहाँ पे ये जो आया यहाँ पे था, और ये सबसे ऊपर वाला फेसेस था। मतलब कि इसके क्या कहेंगे, इसको जो बाउंड्रीज होता है वो सब सरफेस कहलाते हैं। अब सरफेस जो होता है, सरफेस का कोई थिकनेस नहीं होता है। सरफेस को हम लोग एक प्लेन जैसा मानते हैं जिसका कोई थिकनेस नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब इसका सरफेस क्या होगा? अब इस सरफेस को खोले तो इस सरफेस क्या बना हुआ है? स्ट्रेट लाइन से। जैसे एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक ऐसे है, ऐसे मतलब 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो वही इसमें समझाने के लिए, कुछ डिफिनेशन समझाने के लिए क्या बोला गया कि सॉलिड का बाउंड्रीज को हम लोग सरफेस कहेंगे, और सरफेस को अगर खोलेंगे तो सरफेस का बाउंड्रीज जो होगा, इस सरफेस को देखो तो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है। तो इसका जो बाउंड्रीज होगा या कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। और फिर लाइन का एंडिंग क्या होगा? अगर एक लाइन देखे तो लाइन क्या है? छोटा छोटा पॉइंट से, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो छोटा छोटा पॉइंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कहीं पे। अगर ये सारा पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। मतलब लाइन का जो एंड होता है वो किसमें होता है? पॉइंट में। तो इस तरह से देखिए यही कुछ समझाया गया। इसी पे बेस्ड है एग्जाम्पल, इसी पे कुछ डिफिनेशन बेस्ड है। जैसे पहला डिफिनेशन कह रहा है कि पॉइंट इज डेट विच हैज नो पार्ट। अब हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पॉइंट को पहला डिफिनेशन में कह रहा है एक पॉइंट है। तो पॉइंट का कह रहा है कि विच हैज नो पार्ट। देखो,
अगर देखें तो इसका कुछ तो पार्ट है, कुछ तो भाग होगा, लेकिन अगर एज्यूम करें तो इसको पॉइंट में हम क्या एज्यूम कर लेते हैं मैथमेटिक्स टर्म में, कि इसका कोई पार्ट नहीं होता है। उसी तरह से एक लाइन में कहते हैं कि लाइन में देखो तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन दोनों तरफ एरो, लाइन के दोनों तरफ एरो क्यों होता है, मतलब इसको आगे प्रोसीड किया जा सकता है दोनों डायरेक्शन में। तो लाइन का करा कि लाइन इज ए ब्रीथलेस लेंथ, मतलब लाइन का जो होता है ब्रीथ नहीं होता है, केवल लाइन का लेंथ डिनोट करते हैं। तो लाइन का लेंथ होता है, लेकिन अगर एज्यूम कर लेते हैं सिर्फ लेंथ, लेकिन इसमें भी तो कुछ ब्रीथ होगा। तो एग्जाम्पल इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने के लिए मैथमेटिशियन टर्म में हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लाइन में केवल केवल लेंथ होता है। तीसरा कह रहा है द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, इसको तो अभी बताएं कि लाइन का जो एंडिंग होगा वो एक पॉइंट पे, मतलब लाइन का जो भी एंड होगा वो पॉइंट, एक पॉइंट होगा। चौथा में क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। अब स्ट्रेट लाइन जो कह रहा है, लाइन तो ऐसे भी हो सकता है, अब ऐसे भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन किसको कह रहा है, ऐसे भी हो सकता है एक लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो कह रहा है कि इसमें सारा जो पॉइंट होता है इवनली रहता है, मतलब इवनली का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल साइज का रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब सारा पॉइंट अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। अब पांचवा कह रहा है कि सरफेस इज दैट विच इज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो सरफेस में हम बताएं कि कोई भी सॉलिड का सरफेस जो आएगा उसमें क्या होगा, केवल लेंथ और ब्रीथ होगा, मतलब कि एक लेंथ होगा और एक ब्रीथ होगा। इसमें हाइट या थिकनेस जो इसका होगा नो थिकनेस होगा, इसको लगभग हम मानेंगे कि ये इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। द एजेज ऑफ सरफेसेज आर लाइन, द एजेज ऑफ, अब इस सरफेस का एजेज या बाउंड्री जो चारों तरफ से है वो क्या होता है, वो एक लाइन आता है, तो लाइन है, देखो तो लाइन ड्रॉ किए हैं। अब सातवां कह रहा है क्या, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब कह रहा है प्लेन सरफेस वैसा सरफेस होता है जिसमें जिसमें क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन केबल होते हैं। तो देखो तो अगर एक रेक्टेंगल देखो तो एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल देखो तो इसमें सारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन सरफेस। अगर कर्व सरफेस में बोलेगा तो कर्व सरफेस में जैसे सर्कल हो जाएगा, तो ये क्या है, कर्व सरफेस है, मतलब कि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन प्लेन सरफेस में बोलेंगे तो प्लेन सरफेस में सारा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब इस तरह से देख रहे हैं कि जो सॉलिड था, सॉलिड क्या में आ रहा था, सॉलिड जो हो रहा था, सॉलिड थ्री डायमेंशनल फिगर था, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट थ्री डी था। जो सरफेस आया, सरफेस उसमें क्या आ रहा था, लेंथ और ब्रीथ, मतलब टू डी, दो डायमेंशन आ रहा था, डी का मतलब डायमेंशन। लाइन में सिर्फ सिंगल लेंथ आ रहा, तो इसको वन डायमेंशन बोलेंगे। और पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट को नो डायमेंशन, मतलब नो डायमेंशन। तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंट का, लाइन का डिफिनेशन क्या है, सरफेस का डिफिनेशन क्या है। बस उन्होंने सबसे पहले यही कुछ डिफिनेशंस दिया, आगे उन्होंने पोस्टुलेट और एक्सियोम के बारे में बताया, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइन, सॉलिड में सॉलिड का बाउंड्री जो होता है सरफेस होता है, सरफेस का बाउंड्री करे तो लाइन आएगा, और लाइन का एंड पॉइंट जो होगा एक पॉइंट होगा, लाइन का एंड पॉइंट में होगा। फिर उसी तरह से लाइन पॉइंट में देखें कि पॉइंट का डिफिनेशन कैसे बताएं कि इसका कोई पार्ट नहीं, मतलब नेग्लिजिबल, हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। और सेकेंड में लाइन, लाइन का क्या बोले कि जिसमें लेंथ, सिर्फ लेंथ होगा, ब्रीथ को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। तीसरा में था कि जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका एंड एक पॉइंट होगा, तो देख रहे हैं कि कोई भी लाइन हो एंड क्या होगा, एक पॉइंट होगा। चौथा में क्या था, फोर में स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच इवनली, मतलब स्ट्रेट लाइन जो होगा उसमें सारे पॉइंट इवनली लाई करेंगे। इवनली लाई मतलब इक्वल रूप से, इक्वल रूप से कहने का मतलब इक्वल साइज का और इक्वल डिस्टेंस पे। सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, मतलब सरफेस में सिर्फ लेंथ आएगा और ब्रेथ आएगा। एजेज ऑफ सरफेस, एजेज ऑफ सरफेस या बाउंड्रीज ऑफ सरफेस लाइन होगा। और प्लेन सरफेस वैसा सरफेस को कहेंगे जिसमें कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन सरफेस। अब आगे देखते हैं, आगे है पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पोस्टुलेट किसको कहेंगे और एक्सियोम किसको बोलेंगे।
तो पोस्टुलेट और एक्जियोम है। देखो यूक्लिड ने क्या बताया कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिशियन टर्म, मैथमेटिकल टर्म में कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसी को यूक्लिड ने पोस्टुलेट और एक्जियोम्स का नाम दिया। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे तो जैसे सूरज पूरब से उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब वो हमेशा सत्य ही रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे चीनी मीठा होता है तो चीनी कहीं भी जाए, कहीं भी जगह पे उसका एक मिठास, एक मतलब कि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसी को यूज करके कुछ मैथमेटिकल में उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ को नाम दिया, क्या, एक तो पोस्टुलेट दिया, दूसरा एक्जियोम दिया। और पोस्टुलेट किसको दिया, पोस्टुलेट कहने का मतलब हुआ कि जो स्पेसिफाइड टू ज्योमेट्री, मतलब ऐसा मैथमेटिकल यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम लोग केवल ज्योमेट्री में ही यूज करेंगे। लाइन, जैसे ज्योमेट्री में क्या आ जाता है, लाइन पॉइंट मेजर करने में यूज करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पोस्टुलेट। अभी इसके आगे बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी बस जान लेते हैं कि पोस्टुलेट क्या होता है। मतलब ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम लोग, दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। पोस्टुलेट जो होता है जो ज्योमेट्री में केवल हम यूज करते हैं, जो स्पेसिफिक होता है ज्योमेट्री के लिए। और एक्जियोम जो होता है उसको हम लोग मैथ में भी, मतलब मैथ में किसी भी, जरूरी नहीं हो कि ज्योमेट्री में यूज करेंगे, उसको थ्रू आउट मैथ कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। एक्जियोम को हम लोग कॉमन नोशन भी कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, ये एक्जियोम का एग्जाम्पल है। तो अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेंगे कि एग्जाम्पल कैसे कैसे है, एग्जाम्पल में क्या क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, थिंग्स which are equal to the same thing are equal to another। अब एक जियोम का जो एग्जाम्पल हो, एक जियोम, इसको समझते हैं। पहला जो कह रहा है थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another, एक जियोम है तो इसका ज्योमेट्री में भी यूज हो सकता है और मैथ में भी यूज हो सकता है। आप कह रहे हैं थिंग्स which are equal to same thing are equal to वन अनदर। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखो तो ये सबको मान लिया गया है, ये सबको कुछ डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, बताने का जरूरत नहीं है, ये सबको मान लिया गया है कि सही है तो सही है। जैसे देखो ए बी इक्वल टू, अगर हम ए सी लिखें और ए सी इक्वल टू हम लिखें पी क्यू, तो ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू पी क्यू, मतलब कि ए बी जो होगा इक्वल टू पी क्यू के बराबर होगा। इतना तो जानते हैं कि अगर पहला दूसरा के बराबर है और दूसरे तीसरे के बराबर है तो पहला तीसरा के इक्वल होता है। यही चीज है ज्योमेट्री में भी, मैथमेटिकल में भी। तो अब देखो जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग मैथमेटिक मतलब ज्योमेट्री में यूज करें, इसको हम कहीं भी मैथ में, प्राइस में या फिर एरिया में कहीं भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब दूसरा में देखो तो कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब जैसे देखो, अब इसको एग्जाम्पल लेके, मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। जैसे देखो 3 + 5 इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, मतलब 3 + 5 अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो 8 आएगा। अगर 6 + 2 इसको भी इवेल्युएट करेंगे तो 8 आएगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इसमें एडेड करना क्या है, इक्वल, इक्वल जो टू है, जैसे ये दोनों इक्वल आ रहा है, अब इसमें क्या करना है, इक्वल ही ऐड करना है। मतलब जितना इधर हम ऐड करेंगे उतना इधर इक्वल के अपोजिट साइड वाले में ही ऐड करेंगे। अब मान लो इसको 1 करेंगे, 6 + 2 + 1, दोनों साइड में हम इक्वल इक्वल ऐड कर रहे हैं, 1 1, तो जो वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 9 है। इसको भी इवेल्युएट करें तो 9। तो अब इससे समझ रहे हैं कि अगर इक्वल्स ऐड किया जाए इक्वल्स में तो जो वैल्यू आएगा, जो होल वैल्यू आएगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे ये तो हो गया सिंपल मैथमेटिक्स में। अब इसको ज्योमेट्री में इक्वल करेंगे। जैसे देख ए बी प्लस ए सी, जैसे देखो ए बी है इक्वल है, ए बी है सी डी के इक्वल, ए बी और सी डी इक्वल है। ए बी एक लाइन है जो इक्वल है किसके, सी डी के, तो ए बी इक्वल टू हम सी डी पहले लिखेंगे। अब एक इसमें लाइन आ गया ए सी, तो ए सी को ऐड करेंगे, ए सी नहीं इसको पी क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे पी और क्यू। एक लाइन हम ऐड करेंगे पी और क्यू, तो दोनों में ऐड करेंगे। तो अगर ए बी इक्वल ए बी प्लस पी क्यू करेंगे और सी डी प्लस पी क्यू करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, लाइन का लेंथ आएगा वो इक्वल होगा।
उसी तरह से सेम चीज तीसरा एग्जांपल में कर रहा है कि सेम चीज इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब अगर इक्वल जोड़ेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा, और जो अगर इक्वल घटाएंगे तो इक्वल में अगर हम सेम इक्वल घटा रहे हैं तो रिमाइंडर जो आएगा वो भी इक्वल होगा। देखो तीसरा कर रहा थिंग्स बीच, चौथा तीसरा तो सबट्रैक्ट वाला था तो इसको तो जान ही लिए। चौथा क्या कर रहा थिंग्स बीच वन साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा कि बीच वन साइड मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि एक दूसरे के इक्वल होना। जैसे देखो एक स्क्वायर है, अगर सेम कौन साइड है दोनों स्क्वायर कौन साइड कब होगा, जब इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से इसको ढक लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे कोइंसाइड बोलेंगे। तो अब इसमें चौथा में क्या कर रहा कि थिंग विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, मतलब अगर ये दोनों कोइंसाइड हो रहा है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहा है, मतलब कोइंसाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों जो स्क्वायर है इक्वल है। अब पांचवा में देखते हैं द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब कोई भी पार्ट, जैसे देखो होल रहेगा, पांचवा एग्जांपल क्या था, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब कि जैसे फोर, देखो फोर क्या है, एक होल है, इसका एक पार्ट क्या हम पार्ट इसका क्या कर सकते हैं, 4/1 4/2 मान लीजिए 4/3 करते हैं, तो ये होल है जो इक्वल रहेगा हमेशा इस पार्ट का इक्वल रहेगा। मतलब कि जो होल होगा जो पूरा वैल्यू होगा वो जो उसका पार्ट, मतलब उसका कुछ भी वैल्यू आ जाए हमेशा उससे ग्रेटर आएगा, ज्यादा आएगा। होल मतलब ऐसे भी समझ रहे हैं पूरा, और पार्ट मतलब छोटा सा उसका हिस्सा। तो जो होल होगा वो इक्वल ग्रेटर देन होगा पार्ट के। अब छठा छठा एक जियोम देखते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि जो सेम थिंग का दुगना होगा। इसका छठा एग्जाम्पल देखते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। छठा एक जियोम क्या था, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब कोई भी, जैसे अगर एक स्क्वायर मान लें, एक स्क्वायर लेते हैं, अब इस स्क्वायर का हम डबल करते हैं। छठा में कह रहा था कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब इसका डबल करते हैं, इस स्क्वायर का डबल करते हैं। तो जो दोनों थिंग्स है ये दोनों एक दूसरे का क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब कि जैसे देखो अगर मैथमेटिकल एग्जाम्पल ले तो टू है, टू का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2, मतलब डबल करेंगे या 2 × 2 तभी आएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो तो 4 आ गया तो ये दोनों जो टू था, ये दोनों इक्वल था कि नहीं। तो वही कह रहा छठा में कि थिंग्स जो कि डबल होगा सेम थिंग का, मतलब कि अगर एक स्क्वायर है और ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया तो एक रेक्टेंगल क्या है, सेम थिंग का डबल है। तो ये दोनों सेम थिंग, दोनों स्क्वायर जो होगा आपस में इक्वल होगा। डबल कहने का मतलब ही क्या है, इक्वल इक्वल दो बार हम जोड़ दिए हैं। सातवां में कह रहा हाफ, तो हाफ भी सेम टू सेम उसी तरह से हो जाएगा। जैसे एक रेक्टेंगल है, अगर हम इसको हाफ कर दिए, सेम थिंग मतलब इसका हाफ कर दिए तो ये दोनों हाफ थिंग क्या आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब सेम थिंग का अगर हाफ करेंगे, जैसे 5 का हाफ किए तो हाफ का हाफ या डबल का मतलब क्या होता है, इक्वल इक्वल दो बार ऐड करना, मतलब दो बार ऐड करना या दो बार डिवाइड करना। तो 5 का आधा एक पार्ट क्या आ जाएगा, 2.5, दूसरा पार्ट भी क्या आ जाएगा, 2.5, मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इसीलिए इक्जियोम ये सब को इसलिए बोलते थे कि देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम मैथ में भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं और ज्योमेट्री में भी यूज कर रहे हैं। मतलब कि एक जियोम वैसा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको कि हम कहीं भी पूरे मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। वही पोस्टुलेट जो होता है वह स्पेसिफाइड टू ज्योमेट्री होता है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि जियोम तक। अब अगला टॉपिक पोस्टुलेट पढ़ते हैं। तो देखो यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिया। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि a straight line may be drawn from any one point to any another point।
मतलब कह रहा है कि कोई भी दो पॉइंट देगा, जैसे ए और बी कह रहा है, कह रहा है कि अगर ये दोनों पॉइंट से एक हम, अगर दो हमको पॉइंट मिल जाएगा तो ये दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो तो दोनों पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए कि नहीं, तो ये पहला पोस्टुलेट था। मतलब इसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, ये खुद में एक ट्रूथ ही है, ये सिद्ध हुआ हुआ, इसको हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट अगर रहेगा तो दो पॉइंट से हम एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो पी और क्यू दो पॉइंट दिया है, तो पी पी एक पॉइंट से देखो कितने सारे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे, एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट रहेगा तो दो पॉइंट से हम एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा पॉइंट को जहां पे भी हम चेंज किए, जैसे दो पॉइंट यहाँ लिए हैं दूसरा पॉइंट, तो ये दो पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन दूसरा हो जाएगा, मतलब कि दो पॉइंट से हम लोग एक ही यूनिक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से हम लोग कितने भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो वो सब अलग अलग आ जाएगा, लेकिन दो पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट टू क्या कहता है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मतलब लाइन मतलब क्या हो गया, कि लाइन मतलब हो गया क्या, कि लाइन को हम बोल रहे थे कि इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और दोनों साइड से आगे प्रोसीड किया जा सकता है। तो अब टर्मिनेटेड लाइन मतलब जो कि लाइन रुका हुआ, मतलब इतना तक ही लाइन, हम अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये भी एक पोस्टुलेट है, हम इसको दोनों साइड आगे पीछे प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तीसरा पोस्टुलेट भी सही है। तीसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, अब ये सारा पोस्टुलेट इसलिए दिया गया है कि ताकि ये सब तो प्रूव है, ये सबको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ना प्रूव करने का जरूरत है, ना डिफिनेशन देने का जरूरत है, इसको बस समझना है और आगे जितना भी मैथ बनेगा उसमें यूज करना है इस सब का। तो ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जैसे मान लिया जाए यहाँ एक सेंटर दे दिया, एक सेंटर यहाँ हो गया, एक सेंटर यहाँ हो गया, यहाँ से कहा कि थ्री रेडियस, एक सेंटर दे दिया और एक रेडियस दे दिया, तो हम एक कंपास के सहायता से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सेंटर मालूम रहेगा और रेडियस मालूम रहेगा तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर इसका रेडियस चेंज भी करेंगे तो भी हम, मतलब एक सेंटर और अगर एक रेडियस मालूम रहेगा तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर और एक रेडियस चाहिए, ये पोस्टुलेट हो गया। चौथा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट एंगल होता क्या है, राइट एंगल तो सेम टू सेम किसके होता है, जैसे राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो जितने भी राइट एंगल आएंगे, जैसे कोण ए भी 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री है, तो कोण ए इक्वल टू कोण बी नहीं हो जाएगा। तो राइट एंगल कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल 90 डिग्री है, तो वो सारा एंगल इक्वल हो जाएगा। अब इसको भी प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम इसको कहाँ यूज करेंगे, पोस्टुलेट है तो ज्योमेट्री में यूज करेंगे। अब अगला क्या कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि दो गो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, कह रहा है कि इसका अगर दो एक स्ट्रेट लाइन, इस पे दो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, तो जो इंटीरियर एंगल बनेगा सेम साइड का, इंटीरियर एंगल क्या बनेगा, सेम साइड का, उसको दोनों को लेकर के अगर उसका उसका जो ऐड करने के बाद यहाँ देख लेते हैं, जैसे इसको इंटीरियर एंगल इस सेम साइड का हम देखेंगे, तो सेम साइड का तो ये स्ट्रेट लाइन पड़ा है, अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसको दे देते हैं पी क्यू। तो इसको कह रहे हैं सेम साइड का, तो सेम साइड कौन सा हो गया, ये इधर साइड हो गया। इसको कोण वन कोण टू मान लेते हैं, इसको एंगल वन और इसको एंगल टू। मतलब क्या कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू ए स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, मतलब कि कोण वन प्लस कोण टू, मतलब दोनों को साथ में लेकर के अगर इसका सम लेस देन टू राइट एंगल, मतलब टू राइट एंगल, एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, टू राइट एंगल मतलब 2 × 90 डिग्री, मतलब कि जो इंटीरियर एंगल बनेगा इसका सम लेस देन 180 है। तो जो टू स्ट्रेट लाइन जो है इसको इंडेफिनिटली तक प्रोड्यूस किया जाए, मतलब इसको इस तरह से
और ये इसी एंगल से इंडेफिनिटली तक, मतलब इसको बहुत आगे तक प्रोड्यूस किया जाए तो मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन, मतलब कि इसी जिधर से एंगल लेस देन आया है उसको हम प्रोड्यूस करें आगे तक, तो जो कहीं ना कहीं पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं पे ये देखो तो एंगल कहीं ना कहीं वही, ये एंगल को देखो तो ये एक और फिगर से हम समझ लेते हैं। ये फिगर जैसे देखो क्या कह रहा था कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मान ले और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मान ले। तो ये स्ट्रेट लाइन तो देखो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, इवेनली एक ही पॉइंट पे इसका एक ही पॉइंट इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब इस पे क्या कर रहा है कि एक खोल कर अब इसको आगे बढ़ाते जाओ, ये जैसे बढ़ रहा है उधर इसी तरह से आगे भी बढ़ेगा, जिस एंगल पे बढ़ रहा है ये जिस एंगल पे बढ़ रहा है उसी एंगल पे आगे भी बढ़ते जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि कोई तीसरा लाइन इसको ये दोनों को काटे, तो जो एंगल इंटीरियर एंगल बनेगा, तो इंटीरियर एंगल तो अंदर बनेगा, मतलब जो ये अंदर बन रहा है एक ही साइड का, तो इधर दोनों का इंटीरियर एंगल इसको कोण 1 मान ले और इसको कोण 2 मान ले। तो अगर कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 अगर लेस देन 180 रहे, तो अगर इस दोनों लाइन का जिस लाइन का एंगल हमको 180 से कम आ रहा है, इस दोनों लाइन को कहीं भी इनफाइनाइटली तक हम प्रोड्यूस करें, मतलब आगे बढ़ाते जाएं, तो ये दोनों कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को कट करेगा, मतलब एक दूसरे को मिलेगा ये लाइन। लेकिन देखो अगर इधर देखो तो इधर इंटीरियर एंगल तो दोनों साइड से ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, लेकिन ये एंगल क्या आएगा 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से लेस देन रहना चाहिए, हमेशा लेस देन 180 भी रहेगा तो नहीं बनेगा। जैसे देखो 180 रखने का मतलब क्या है, अब इसको देख लेते 180 से क्यों नहीं मिलेगा। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं ए बी और दूसरा लाइन सी डी, दोनों में तो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर ए भी एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ किए हैं, तो जो इंटीरियर एंगल बनेगा लगभग लगभग क्या बनेगा 180, तो 180 बनेगा, तो इसको अगर कहीं भी आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करेगा कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, मीट नहीं करेगा मतलब एक दूसरे की पैरेलल लाइन होते जाएगा। तो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट, जो पैरेलल लाइन होता है वो नेवर इंटरसेक्ट करता है, तो अगर एंगल 180 आ जाएगा तो इंटरसेक्ट करेगा इंटीरियर एंगल का सम, मतलब एंगल अगर 180 से कम आएगा तो इंटरसेक्ट करेगा, अगर एंगल 180 से 180 या 180 से ज्यादा आएगा तो कभी भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे देखो इसको कहीं भी आगे प्रोड्यूस करते जाएं तो ये क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये भी इस आगे बढ़ते जाएगा, मतलब गैपिंग बढ़ता जाएगा और कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये था इक्विल्ड का 5 पोस्टुलेट। आज के क्लास में इतना ही, आप लोग को एक जियोम और पोस्टुलेट अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में यही सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी देखेंगे।